हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो ये मेरे सेशन आउटलाइंस हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा बताऊंगा, देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी डिस्कस करेंगे, देन वी विल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स एंड देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विल बी द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो पहले अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में एक टेबल पड़ी हुई है। अब ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी, यानी उस जगह से डिस्प्लेस होगी। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो एक टेबल पे अगर बुक्स पढ़े हो तो तब तक पढ़े रहेंगे जब तक कोई आउटर एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसे पिक नहीं करता, तब तक वो रेस्ट में, यानी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे या मोशन में तो मोशन में रहेंगे जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स कोई डिस्टर्ब नहीं करती। तो उसी हिसाब से अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है अ बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion in a straight line unless an external force act on it। तो कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या कोई रेस्ट में है तो तब तक उस अपनी पोजीशन या अपनी हालत बरकरार रखी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करती। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? बेसिकली इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it tends to continue its state of rest or motion। एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो इनर्शिया की वजह से उसी रेस्ट में रहता है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में इनर्शिया की वजह से रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट, यानी जो स्टेट में चेंजिंग के खिलाफ फोर्स लगाया है प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं वो इनर्शिया है। हमारे पास किसी भी बॉडी का जो प्रेजेंट स्टेट है वही बरकरार रखना इनर्शिया का काम है। ओके, देन डिस्कसिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है और कार के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कार पे अगर मैं नेट फोर्स अप्लाई करूं, लेट्स से F, तो इस कार में इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ फोर्स पे। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड एक्सेलरेशन डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी। मास जितना हैवी होगा उतनी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन a net force is applied on an object it produces acceleration in the direction of force। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अब इस सर्कमस्टेंस को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला भी बनेगा एंड फार्मूला जो बनेगा उसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि हमें जिन पे फोकस करना है। बेसिकली जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमें फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें मेन थी कंसिडर करने के लिए। एक थी एक्सेलरेशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उस बॉडी में। ऑन द अदर हैंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, किसी बॉडी का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, देन मैथमेटिकली में अगर इसे लिखें तो
acceleration is directly proportional to force. Let's name this equation as equation number 1. On the other hand, हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है. अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स वाइल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो k कांस्टेंट आ गया, k F/m. k है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ऑन द अदर हैंड अगर k की वैल्यू में 1 पुट करूं तो हमारे पास नेट फोर्स या एक्सेलरेशन का फार्मूला ये बन जाएगा, a = F/m. ऑन द अदर हैंड अगर इस m को मैं इस साइड भेज दूं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन वी हैव अ एक्सप्रेशन कॉल्ड F = ma, विच इज a mathematical form of second law of motion. Now discussing problem. On problem number 1 हमारे पास है find the force that can create acceleration that can accelerate a body of mass 50 kg up to 5 meters per second square. For example, एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास 50 kg है और उसमें हम कितनी फोर्स लगाएं जो उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. तो हमारे पास डेटा है, एक्सेलरेशन गिवन है, मास भी गिवन है, तो हम एक्सप्रेशन डायरेक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का लगा सकते हैं. सो सॉल्यूशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास फार्मूला F = ma. F = मास हमारे पास है बॉडी का 50 kg एंड एक्सेलरेशन है 5. देन फोर्स है 250 न्यूटन, क्योंकि 5 5 है 25 एंड 0 सेम, तो 250 न्यूटन की फोर्स अगर हम लगाए तो उस बॉडी में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जा सकती है. ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम 2 की अगर हम बात करें, फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ कार ऑफ 1000 kg. मास हमें गिवन है फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. अब ये ऑलरेडी मूव कर रही है, हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. हमें फोर्स फाइंड करनी है जो कि एक गाड़ी को रोक सके जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाए या वो उसे वहाँ पे रोका जाए, तो वो फोर्स कितनी होगी. लेट्स कंसिडर दैट कार, और कार का मास है हमारे पास 1000 kg. लेट्स से इट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. और कंसिडर करो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 40 मीटर्स. तो फोर्स कितनी होगी जो यहाँ पे कार को रोक देगी. तो उससे पहले अगर फोर्स को देखने से पहले अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंसिडर करें तो हमारे पास फार्मूला है F = ma. हमारे पास मास तो है पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें न्यूटन्स की इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा. सो मूविंग टुवर्ड सॉल्यूशन, मास हमारे पास 1000 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, इसे मीटर्स पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो सेम फार्मूला 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जब वो 40 मीटर का फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर कर लेती है तो उसके बाद वो कार स्टॉप होगी, जिसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0. देन हम हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है कार ने वो 40 मीटर्स है, तो एक्सेलरेशन हमें फर्स्ट कैलकुलेट करनी है, देन हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे. तो पहले अगर हम न्यूटन की तीनों इक्वेशन को कंसिडर करें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो हमें एक्सेलरेशन वैसे फाइंड करनी है. Vf हमारे पास है, Vi भी है पर टाइम नहीं है, सो वी कांट यूज दिस इक्वेशन. ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = VIT + ½ AT². तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास है पर यहाँ पे भी टाइम नहीं है, सो हमारे पास जो आखिरी इक्वेशन बची है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि डेफिनेटली वी कैन यूज, विच इज़ 2as = VF² - VI². 2 कोफिशिएंट है, S हमारे पास है, VF भी है एंड VI भी है, सो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव 2as = VF² - VI². तो 2a सेम, S है हमारे पास 40 = 0 का स्क्वायर - 20 का स्क्वायर.
80a यहाँ पे बन जाएगा और ये आ जाएगा माइनस की साइन बाहर और ये 20 का स्क्वायर 400 बन जाएगा। एक्सेलरेशन से यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई और हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास बन जाएगी -400 डिवाइड बाई 80। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो -5 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी, विच इज़ नॉन एज, इसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, जो कि हमने बेसिक में भी पढ़ा था। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो हमें एक्सेलरेशन माइनस की मिल गई। अब जो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है वो फोर्स है हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स, यानी गाड़ी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। सो हमारा फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि हम ब्रेकिंग फोर्स फाइंड कर रहे हैं। सो सिमिलर अब हमारे पास मास और एक्सेलरेशन दोनों है, तो एफ इजिकल एम ए यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्स इजिकल टू मास हमारे पास 1000 kg एंड एक्सेलरेशन है 5 माइनस के, तो फोर्स हमारे पास -5000 न्यूटन बन जाएगी। तो हमें जो गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स रिक्वायर है वो -5000 न्यूटन रिक्वायर्ड है, जो कि उस गाड़ी को स्टॉप कर सकती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। ओके, देन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में बुक पड़ा हुआ है। अब बेसिकली बुक जो पड़ा हुआ है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? अब जब यहाँ पे रेस्ट में पड़ा है तो इसके पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 इज नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 2 इज वेट ऑफ द बॉडी, जो इन्हें बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, विच बैलेंसेस ईच अदर और कैंसल द नेट इफेक्ट। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है जिस पे आप बॉल को जिस फोर्स से मारोगे उसी फोर्स से वो वापस आएगा, विच डिफाइंस दैट जितनी अपने फोर्स लगाए उसी का रिएक्शन हुआ और उतनी ही फोर्स में वो बॉल वापस आई। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड देन आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।